प्यारे बच्चों, हम आपको अभी डार्विनवाद या प्रकृतिवाद या प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत को बता रहे हैं। जैव विकास पर दिया गया दूसरा सिद्धांत जो है डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत पर कार्य करने वाले दो अंग्रेज वैज्ञानिक बैलेंस तथा डार्विन हैं। डार्विनवाद का सिद्धांत पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित है। इसके प्रमाण प्रकृति में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। बच्चों, यह जो हरा भरा आप मेरे साथियों जो जीवन देख रहे हैं, तमाम प्रकार के पशु पक्षी आप देख रहे होंगे। इस खेत में भी बहुत सी चिड़ियाँ भी यहाँ पर हैं, बगुले आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। यही नहीं, अगर आप जीवों की विभिन्नता के बारे में देखा जाए तो प्रत्येक जीव भारी मात्रा में डार्विन ने अब देखा कि प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में संघर्ष तो करना पड़ रहा है। यह संघर्ष देखें आप, यह चींटियों का ये बामी आप देख रहे हैं। भारी मात्रा में चींटे आपको नज़र भी पड़ रहे होंगे और आपको घूमते भी मिल रहे हैं। ये भारी मात्रा में यहाँ पर अपना आवास बनाए हुए हैं और इस आवास में भी इन छोटे से जीवों को अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष का सामना तो करना ही पड़ता है। डार्विन ने अपने सिद्धांत में कहा, जब डार्विन बीगल नाम के जहाज़ पर यात्रा कर रहे थे तो गैलापागोस द्वीप पर जब पहुँचे तो उस द्वीप पर जाकर के उन्होंने देखा कि तमाम एक ही जैसी फिंचेज, जिनको डार्विन फिंचेज का नाम दिया गया है, कुछ चिड़ियाँ जो देखने में बिल्कुल एक ही एक हैं, लेकिन गैलापागोस द्वीप के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार का जीवन यापन करने के लिए अनुकूलित हो चुकी हैं। उनकी चोंच, किसी पक्षी के चोंच अगर देखा जाए तो मकरंद को चूसने के लिए अनुकूलित है, तो किसी की फल खाने के लिए, किसी पक्षी की उनमें से चोंच जो है कठोर फलों को तोड़ने के लिए अनुकूलित है। और कुछ पक्षी ऐसे भी अलग अलग द्वीपों में पाए गए। अलग अलग द्वीपों में, कुछ द्वीपों पर उन्होंने देखा कि पक्षी जो हैं शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं, कि कुछ कीट पतंगों को ही अपना भोजन बना रहे हैं। तो कहने का मतलब, उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग प्रकार की फिंचेज को देखा। जो पुस्तक में भी ये फिंचेज आपको दिखी रही, ये डार्विन ने ये फिंचेज की प्रजाति जो देख रही हैं आप, ये डार्विन ने गैलापागोस द्वीप पर जाकर के देखा। बशर्त उन्होंने यह भिन्नता पाई, क्योंकि वहाँ वातावरण हमेशा एक सा नहीं होता है, विभिन्नता होती है। यहाँ भी प्रातःकाल का वातावरण, इसके माध्यम से हम डार्विनवाद का चयनवाद सिद्धांत या योग्यतम की उत्तरजीविता को हम आपको समझा रहे हैं। इसको प्राकृतिक चयन या वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से जानते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका मतलब जो इस वातावरण में, पर्यावरण में पूर्णतः अपने को फिट कर लेता है, उत्तम जीवन जीने के लिए योग्य मान लेता है, बना लेता है, वही जीवित रह पाता है। बाकी के सभी के जीवन समाप्त हो जाते हैं। डार्विन
और उनके P.R. माल्थस ने जो आबादी पर जो लेख लिखा है, उनका सहयोग लेते हुए डार्विन ने एक जो सिद्धांत दिया है, और सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करते हैं, और वो बिंदु इस प्रकार से हैं जो हम आपको समझा रहे हैं। पहला, बच्चों, जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। अब देखिए, हम बहुत बड़ा या नदी के किनारे जाकर के मछली के अंडे की गति नहीं बता सकते। एक मेढक एक बार में कई अंडे देता है। तारा मछली अपने जीवन में लाखों अंडे देती है। कहने का मतलब ये है, डार्विन ने जब बीगल नाम के जहाज़ पर कई वर्षों तक इस प्रकृति की यात्रा की और प्रकृति के में मानव के विकास के विषय में बहुत से रहस्य सुलझाए, उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्राणी को, जीवों में प्रत्येक, पहला सिद्धांत उन्हें दिया कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। आप गौर से देखें, यह एक नीम का पेड़ आपको दिखाई पड़ रहा है, और नीम के पेड़ के नीचे आप जब देखेंगे तो ये नीम के छोटे छोटे हजारों वृक्ष पड़े हुए हैं। ये घास के बीच में अपने भोजन के लिए, आवास के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ये घास के साथ कर रहे हैं। एक ही स्थान पर कई नीम के बीज भी उगाए हैं। इन्हें अपनी जात के साथ भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अपनी जात के साथ भी संघर्ष करके ये नीम के वृक्ष एक विशाल वृक्ष बनने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन ये सभी नीम के पौधे एक विशाल पौधे नहीं बन पाएंगे। आपका भी उत्तर होगा, हाँ, ये सभी नीम के पौधे जो छोटे से हैं, अंकुरित हुए हैं, इस संसार के अंदर जो अपने को प्रवेश हुए हैं, लेकिन संसार में एक लंबे समय तक जीवन जीने के लिए, एक बड़ा वृक्ष बनने के लिए इन्हें, कहने का तात्पर्य है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब, एक नीम के पेड़ ने इतने अधिक प्रचुर मात्रा में संतान उत्पन्न की, हजारों की संख्या में आसपास बीज गिराए। इनमें से बहुत से बीज इसी प्रकार से हम अगर देखें, कस्तूर का मतलब होता है पर्ल, मोती, जिसको ऊस्टर भी कहते हैं। ये एक मादा एक ऋतु में कम से कम 10 लाख अंडे देती है, और सभी अंडों से बच्चे नहीं बनते हैं, ऊस्टर नहीं बनते हैं। ऊस्टर कहने का मतलब है, हम लोग इसे कहते हैं, जो मोती जो है देने वाला जंतु जो होता है, उसको कस्तूरो या ऊस्टर के नाम से जानते हैं। एस्केरिस, आंतों में पाए जाने वाला एस्केरिस है। ये एस्केरिस एक बार में 2 से 2.5 करोड़ के बीच में अंडे देता है, और ये सभी अंडे अगर निषेचित हो जाएं, सभी अंडे पूर्णतः विकसित होकर के एक पूर्ण जीव के रूप में बदल जाएं, एस्केरिस बन जाएं, तो अगर यही प्रक्रम उन्हें आवास, भोजन, सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध होती नहीं पर, तो ये सभी जो हैं अंडे निषेचित होकर के बहुत भारी मात्रा में धरती पर एस्केरिस हो जाएंगे, ऊस्टर ही ऊस्टर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। चाहे वो मेरे साथियों, चाहे वो नीम का वृक्ष के छोटे छोटे हों, या आसमान में जो देख रहे हैं उड़ने वाले जंतु हों, जो ऊपर उड़ रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, चाहे ये जंतु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, प्रत्येक को अपने जीवन में जीवन संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में जीवन संघर्ष करना पड़ता है। यह जीवन संघर्ष
नीम के वृक्ष का हम इसलिए एग्जाम्पल बार बार कह रहे हैं कि हाँ इसका एक उदाहरण उपलब्ध है। अगर नदी तालाब के किनारे जाया जाए, चींटियों के ढेर में जाया जाए, मधुमक्खियों के बीच में जाया जाए, अन्य जीव जंतुओं के बारे में आया जाए, तो भोजन के लिए, आवास के लिए, प्रकाश के लिए, जल, प्रजनन आदि के लिए प्राणियों को संघर्ष तो करना ही पड़ता है। संघर्ष जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। इस संघर्ष के कारण, अपनी जात के साथ संघर्ष करने के कारण, प्रकृति के साथ संघर्ष करने के कारण जीवों की संख्या स्थिर बनी रहती है। अर्थात प्रत्येक जाति की जनसंख्या एक सीमा तक स्थायी, औसत एवं संतुलित बनी रहती है। मेरे साथियों, हम आपको बता दें तो जीवन संघर्ष के कारण प्राणियों की संख्या स्थिर रहती है और प्रत्येक प्राणी को, चाहे पेड़ पौधा हो या जीव को कह सकते हैं, अपनी जात के साथ संघर्ष करना पड़ता है, दूसरी जाति के साथ संघर्ष करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य सजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष और वातावरणीय संघर्ष। सजातीय संघर्ष, एक ही जात के सदस्यों की आवश्यकताएं लगभग समान होती हैं, जिसके कारण जीव संघर्ष करते हैं, जीवन साथी के चयन के लिए संघर्ष, भोजन के लिए संघर्ष, आवास के लिए संघर्ष। लेकिन इस संघर्ष में सभी जीव सफल नहीं हो पाते हैं। अपनी जात के संघर्ष में जो सफल होते हैं, उन्हीं की संतति जन्म लेकर के आगे वंश वृद्धि करता है, अर्थात अपने वंश को बढ़ाने में सफल होते हैं। कहने का मतलब, इस प्रकृति में अपनी जात को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करते हैं। बाकी के जीव जो हैं हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात हम आपको बता दें, अंतरजातीय संबंध, विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच संघर्ष होता है। वह संघर्ष आक्रमण, वास स्थान के लिए, रहने के लिए, वायु, जल, भोजन आदि के लिए संघर्ष दूसरी जाति के लिए चलता है। जैसे हमने अभी आपको नीम के वृक्ष में बताया है कि नीम के वृक्ष में भोजन प्राप्त करने के लिए, जल प्राप्त करने के लिए दूसरी जाति के साथ, अर्थात घास इत्यादि तमाम प्रकार के पौधे हैं, इनके साथ इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कहीं इकट्ठे हैं तो अपनी जात के साथ भी करना पड़ेगा। यह संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष को हम जो दूसरी जाति के साथ करते हैं, इंटर स्पेसिफिक या अंतरजातीय संघर्ष के नाम से, अंतरजातीय संघर्ष के नाम से हम जानते हैं। यही नहीं, कुदरत इनका सिलेक्शन ऐसे ही नहीं करती है। सभी एक सक्षम, सफल, पूर्ण वृक्ष बनने में, एक संपूर्ण प्राणी बनने में कुदरत के द्वारा यहीं पर संघर्ष इनका खत्म नहीं होता है। वातावरणीय संघर्ष भी कम नहीं है। वातावरण में आंधी आता है, तूफान आते हैं, बरसात पड़ती है, ओले आते हैं। संघर्ष की दर, अनुकूल वातावरण जब होता है तो संघर्ष की दर कम होती है और अधिक से अधिक अपनी संतति को जन्म देने में प्राणी को सफल हो जाते हैं और उनकी जनसंख्या खूब बढ़ती है। और जब यह संघर्ष, प्राकृतिक संघर्ष बढ़ता है, आंधी आती, तो उदाहरण देख लीजिए, हजारों पक्षियों के घोंसले उड़ जाते हैं, उनके अंडे फूट जाते हैं। यानी कि तात्पर्य ये है कि जनजीवों की संख्या इन संघर्षों के कारण बिल्कुल
स्थिर रहती है, कम बनी रहती है। इतने अधिक पेड़ पौधे होने के बाद भी सभी एक नीम के बड़े वृक्ष के रूप में नहीं उग पाएंगे। सभी जीव जो आप बगुले ये देख रहे हैं आप इस खेत में, इसमें मैदान में, इस सभी बगुले भोजन संघर्ष के अभाव में सभी अपने वंश को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और प्राणियों को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष के कारण जो संघर्ष में उनके अंदर जो सब अधिक योग्यता वाले लक्षण अगर होते हैं, वातावरण से को सामना करने का अधिक अगर जिनमें क्षमता होगी, वे ही जीवित रह पाएंगे। अन्यथा बाकी के सभी का जीवन समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब, धरती पर प्रत्येक प्राणियों में विभिन्नताएं होती हैं। जितने नीम के पेड़ दिखाई दिए जा रहे हैं, मानव दिखाई दिए जा रहे हैं, जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली शेर चीता हाथी जो भी आप देख रहे हैं, इनमें विभिन्नता है, डिफरेंटिएशन है। और इस डिफरेंटिएशन के कारण, विभिन्नता के कारण, कुछ ऐसी विभिन्नता हैं जो उन्हें वातावरण का सामना करने के लिए सक्षम बनाती हैं, और कुछ ऐसी विभिन्नता हैं जो अर्जित प्राप्त होती है उन्हें आनुवंशिक रूप से, जो वातावरण का सामना करने के लिए सक्षम नहीं बनाते। बच्चों, अगर आप देखें तो खुद ही पाएंगे कि सतत भिन्नताएं होती हैं, कुछ असतत भिन्नताएं होती हैं। सतत भिन्नताएं किसी लक्षण में लगातार क्रमिक रूप से पाई जाने वाली विभिन्नताएं सतत कहलाती है। जैसे मनुष्य की त्वचा का रंग, आँखों का रंग, ये एक प्रकार से कंटिन्यू एक व्यक्ति के से लेकर दूसरे व्यक्ति में ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ असतत होती हैं। असतत का मतलब जो होती हैं, अचानक बहुत अधिक बड़ी विभिन्नता आ जाए। यह धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, नुकसानदायक भी हो सकती है, लाभदायक भी हो सकती है। अब जो धनात्मक विभिन्नता आती है, वे विभिन्नताएं आनुवंशिक जीनों के जीन विनिमय के कारण हो सकती हैं, वातावरण के प्रभाव के कारण आती है। वे विभिन्नताएं योग्य अगर धनात्मक हैं तो वे वातावरण में संघर्ष के लिए उस जीव को, चाहे पौधे हो, चाहे जीव हो, हाथी हो, शेर हो, चीता हो, कोई भी हो, उनको उसके योग्य बनाती हैं। और अगर ये विभिन्नताएं ऋणात्मक होती हैं तो वे जातियां हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब, कुदरत निर्माण करती है तो कुदरत विध्वंस भी करती है। कुदरत सृजनात्मक है, कुदरत विध्वंस और उसे नष्ट भी करती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, डार्विन ने इस सिद्धांत के द्वारा ये बताया। ये डार्विन के सिद्धांत का आधार लेकर के हम ये बताना चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष में जो सफल होते हैं वही अपने वंश को बढ़ाने में सफल हो पाते हैं। जो संघर्ष में असफल होते हैं वे अपने वंश को बढ़ाने में सफल नहीं हो पाते हैं। कहने का मतलब, प्रत्येक व्यक्ति को आज भी अगर देखा जाए, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के प्रजाति के प्राणी लंबे समय तक नहीं रहते हैं। यह प्रकृति का नियम है। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक ही स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर
एक ही प्रजाति के सभी प्राणी लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भोजन, आवास आदि के संसाधन सीमित होते हैं और इन संसाधनों के अभाव में प्राणियों को अपनी प्रजाति के साथ संघर्ष बढ़ जाता है। जो संघर्ष में लड़ने के लिए जिनमें धनात्मक परिवर्तन होते हैं, धनात्मक रूप से परिवर्तन होते हैं, वे तो जीवित बने रहते हैं और जिनमें ऋणात्मक परिवर्तन होते हैं वे सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और जो सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं और जो जीवित बने रहते हैं वही आगे चल कर के अपने वंश को बढ़ाते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा इस पाठ में के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि वातावरण में निरंतर परिवर्तन के कारण भी जीवों की संख्या निश्चित बनी रहती है। मेरे साथियों और मेरे बच्चों, इस दुनिया में आपको भी संघर्ष का सामना करना पड़ता है अपनी जाति के साथ, दूसरी जाति के साथ, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसका हम एक उदाहरण देते हैं। गांव के अंदर आपने देखा होगा कि जो सक्षम व्यक्ति होता है, जो योग्य होता है, वहाँ पर देखा जाए कि आप अपनी बहन की शादी के लिए जब कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि भाई इसके पास इतने संसाधन हैं, सुख सुविधा की सुविधा उपलब्ध करा लेगा कि जीवन परिवार का भरण पोषण करने में जो जिस लड़के के साथ आप विवाह करने जा रहे हैं वो संपन्न है या नहीं। अगर आप देखते हैं कि वह पूरी तरह से संपन्न नहीं है तो उस जगह आप विवाह नहीं करते हैं, अपने बहन का, भाई का विवाह करना पसंद नहीं करते हैं। यही नेचुरल सिलेक्शन है, यह कुदरती सिलेक्शन है, ये पेड़ पौधों में, जीव जंतु सभी में होता है। तो कहने का मतलब सभी अपने बदलाव करते हैं। आप लोगों को भी बदलाव करने हैं, संघर्ष करने हैं, अध्ययन वाले करने, बच्चों को अध्ययन करना है। जब भी कोई काम करना अधिक से अधिक सीखना है। और अगर आलस में रहोगे तो दौड़ में पिछड़ जाओगे, एक अच्छे व्यक्ति और अच्छा वंश नहीं चला पाओगे। यही के साथ ये डार्विन का सिद्धांत हमारे जीवन पर पूरी तरह से फिट बैठता है और इस डार्विन के सिद्धांत फिट बैठता है। और डार्विन ने जो समझाया है कि प्रत्येक प्राणी में संतान उत्पन्न की अपार क्षमता होती है और अपनी संख्या को प्रत्येक प्राणी बढ़ाने की प्रवृत्ति, आदत तो होती है, लेकिन इस आदत को पूरा करने में कुछ प्राकृतिक प्रतिबंध होते हैं। वो होते हैं सीमित संसाधन, सीमित आवास, सीमित भोजन, और उसके लिए उन्हें करना पड़ता है संघर्ष। और संघर्ष में जो होते हैं सफल, जो प्रतियोगिता में होते हैं पास, वही आगे चल कर के आनुवांशिक भिन्नता अर्थात प्रजनन करके अपनी संतति को उत्पन्न कर पाते हैं। और मानवों पर ये लागू होता है, जो संघर्ष में पास हो जाएंगे, जो टेस्ट में पास हो जाएंगे, अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, उनके ऊपर वो अच्छा जीवन व्यतीत करने में, संसार का अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधन भोगने में, प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे और अपने संतति को भी, वंशागत को भी आगे बढ़ा पाएंगे। अन्यथा ये वातावरणीय परिवर्तन उन्हें हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। और यह संघर्ष प्रत्येक प्राणी को जन्म से लेकर के आजीवन चलता रहता है। बच्चा जन्म लेता है, रोग लगते हैं। प्रत्येक प्राणी इस धरती पर डू एंड डाई वाला सिद्धांत चल रहा है। हर एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन बना रहा है।
मेंढक कीट छोटे कीटों को खाता है, जलीय कीटों को खाता है। मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। मतलब सभी एक दूसरे के भोजन खाते हैं और जो श्रेष्ठ और बलशाली होते हैं वे अपना अस्तित्व बचा लेते हैं। तो कहने का मतलब इस सिद्धांत के द्वारा, इस प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार या कुदरती सिद्धांत के द्वारा जीवन में अपने कार्य को अंजाम अच्छी तरीके से दीजिए, और अपने कार्य का अगर अंजाम अच्छी तरीके से देंगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों निश्चित तौर पर आप एक अच्छे और सफल जीवन यापन करने में सफल होंगे। यही है डार्विन बात, डार्विन का सिद्धांत। और जो नहीं हो पाएंगे वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होंगे, वो प्राकृतिक संसाधनों के लिए उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं हो पाएंगे। यही है स्ट्रगल फॉर एक्साइटेंट, जीवन संघर्ष, और इसको इसीलिए इस सिद्धांत का नाम रखा गया है प्राकृतिक चयनवाद, नेचुरल थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत। अगर डार्विनवाद का सिद्धांत जो हमने आपको संक्षेप में समझाया है तो अगर अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर आप इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, दूसरे लोगों को भी शेयर करिए, जिससे कि लोग एक संघर्ष के प्रति जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, आज चीन आगे है, अन्य देश आगे हैं, अगर आप ये फॉरवर्ड करेंगे, दूसरों को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग इसे समझेंगे और जानेंगे। तो ये मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर हो सकता है कि देश के आगे बढ़ने में एक अच्छी आप भूमिका निभाएंगे। हम पहले ही कह चुके हैं जनसंख्या वृद्धि वाली पार्ट में कि जिस परिवार के सभी सदस्य संपन्न हैं, जीविकार्जन के अच्छे साधन उपलब्ध हैं, तो वो परिवार संपन्न कहा जाएगा। दूसरी बात, जिस गांव में सभी परिवार बहुत अच्छी तरह से जीवन संपन्न है तो वो गांव भी संपन्न कहा जाएगा। और किसी ब्लॉक या तहसील के सभी गांव शहर संपन्न हैं तो वो तहसील ब्लॉक भी संपन्न, अर्थात इसी प्रकार से पूरे ज़िले के तहसीलें और संपन्न होने पर जिला संपन्न, और जिलों के संपन्न होने से प्रदेश, और सभी प्रदेश अगर संपन्न हो जाएंगे तो हमारा देश संपन्न होगा। तो ये राष्ट्रभक्ति का एक संदेश होगा जब इस वीडियो को आप दूसरे को शेयर करेंगे। डार्विन के प्राकृतिक चयनवाद को आप समझेंगे, और ये प्राकृतिक चयन आज भी पूरी तरह से लागू है। हमें अपने जीवन में अच्छे से अच्छे लक्षणों को अर्जित करना है ताकि जीवन संघर्ष में हमें सफलता दिला सकें, और जीवन संघर्ष की ये सफलता हमें आगे एक अच्छे उज्जवल भारत के निर्माण में सहयोग प्रदान कर सके। अन्यथा सरकार की सभी संसाधन हम रोगी अस्वस्थ होंगे तो निश्चित ही राष्ट्र का जो संसाधन है वो हम पर अनावश्यक रूप से चिकित्सा व्यवस्था आदि पर खर्च किया जाएगा और देश के विकास के कार्य रुकेंगे। तो आप इस बात को समझते हुए लोगों को फॉरवर्ड करें। जय हिंद, जय भारत। आपका सुशील श्रीवास्तव, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मैनपुरी।